अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजी और आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी जिसे हम आम तौर पर कहते हैं दौरे पड़ना। तो एपिलेप्सी होती क्या है? जब भी दो या दो से ज़्यादा दौरे इकट्ठे पड़ें और उनकी वजह कोई भी ऐसी हमारी दिमाग की चोट ना हो या फिर कोई भी ऐसी शदीद किस्म का ब्रेन डैमेज ना हो तो उसे हम कहते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी से पहले सीजर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सीजर जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं दौरा। तो दौरा होता क्या है? जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की एकदम से एक लहर आती है दिमाग में तो उसे हम कहते हैं दौरा पड़ना। और दौरा जो है वो एक बीमारी या डिजीज़ नहीं है बल्कि कुछ डिसऑर्डर्स का सिम्टम है। और पिछली वीडियो में हमने आपको डिफरेंस बताया था डिजीज़, डिसऑर्डर और सिम्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे कि दौरा किस तरह का हो सकता है। दौरा या तो टॉनिक होता है। टॉनिक सीजर वो होता है कि जब भी आपके जो मसल्स हैं वो सख्त हो जाएं या सिकुड़ जाएं और मसल जो हैं वो टाइट हो जाएं तो उसे हम कहते हैं टॉनिक सीजर। और इसी तरह इसकी दूसरी टाइप है क्लोनिक सीजर। जब भी जर्किंग मूवमेंट होगी और झटके पड़े होंगे तो उस दौरे को हम कहेंगे क्लोनिक सीजर। और इसकी तीसरी किस्म है टॉनिक क्लोनिक सीजर। जब इन दोनों टॉनिक और क्लोनिक सीजर क्या कॉम्बिनेशन हो इन दोनों टाइप्स का तो ऐसे दौरे को हम कहते हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर, जिसे हम जनरली कहते हैं जनरलाइज्ड सीजर। अब हम एपिलेप्सी के बारे में कुछ की पॉइंट्स जानेंगे। सबसे पहले तो ये बात कि एपिलेप्सी जो है वो दरअसल ब्रेन का डिसऑर्डर है और ये तकरीबन हर एज के इंसान को हो सकती है। इसके अलावा तकरीबन 50 मिलियन लोग जो हैं पूरी दुनिया में उन्हें एपिलेप्सी है, जिसकी वजह से कि ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिन लोगों को एपिलेप्सी होती है उनमें से तकरीबन 80% लोगों का ताल्लुक लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज से होता है। और रिसर्चेस से ये बात भी साबित हुई है कि एपिलेप्सी के लोग जब इलाज करवाते हैं तो उनमें तकरीबन 70% बेहतरी आती है। इसके अलावा ये बात भी नोटिसेबल है कि तकरीबन 3/4 लोग जो हैं जिनको एपिलेप्सी है और वो गरीब ममालिक में रह रहे हैं तो उनको एपिलेप्सी का इलाज भी मैसर नहीं होता। और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जिन लोगों को एपिलेप्सी है उन लोगों को और उनकी फैमिलीज़ को स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन का सामना भी करना पड़ता है। जब भी हम बात करते हैं सीजर की तो हम साथ कन्वर्जन का जिक्र ज़रूर करते हैं क्योंकि इन दोनों चीज़ों को आपस में कंफ्यूज किया जाता है। कन्वर्जन बेसिकली जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन ये एपिलेप्टिक सीजर का एक सिम्टम भी है जिसमें पेशेंट्स को एक्सट्रीम किस्म के झटके पड़ते हैं और उसका जो मसल है वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है। अब हम बात करेंगे कि जब पेशेंट को दौरा पड़ता है तो उसकी स्टेजेस क्या होती हैं। यानी सीजर की 4 स्टेजेस होते हैं। उसमें पहली स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं प्रोड्रोमल स्टेज। दरअसल प्रोड्रोमल स्टेज जो है ये दौरा पड़ने से कुछ घंटे पहले ये कुछ दिन पहले शुरू होती है। और इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह होते हैं कि पेशेंट को नींद नहीं आ रही होती, सर दर्द हो रहा होता है, वो इरिटेबल हो जाता है, इल टेम्पर हो जाता है और उसमें बेचैनी बढ़ जाती है या उसे डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद दौरे की जो दूसरी स्टेज है उसे हम कहते हैं ऑरा। दौरा पड़ने से कुछ सेकेंड या कुछ मिनट पहले तक जो स्टेज होती है उसे हम ऑरा कहते हैं। और इसके सिम्टम्स ये हैं कि पेशेंट को डर लग रहा होता है या उसको स्टमक में सेंसेशंस फील हो रही होती हैं या ड्रीम लाइक एक्सपीरियंसेस वो फील कर रहा होता है और या फिर उसको नाखुशगवार स्मेल आ रही होती है। और इसके अलावा इसके सिम्टम में हेलुसिनेशंस भी आती हैं। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि सीजर का जो ये वाला स्टेज है ये पेशेंट को दौरा पड़ने के बाद भी याद रहता है और वो इस स्टेज को रिकॉल कर सकता है जब वो रिकवर कर जाता है। अब हम बात करते हैं दौरे की तीसरी स्टेज के बारे में जिसे हम इक्टस कहते हैं। दरअसल जब दौरा पड़ जाता है उस स्टेज को इक्टस कहते हैं, यानी जो दौरा है उसे हम इक्टस कहते हैं। अब हम बात करेंगे दौरे की आखिरी स्टेज के बारे में, यानी चौथी स्टेज जिसे हम कहते हैं पोस्ट इक्टल फेज़। दौरा पड़ने के बाद जो स्टेज होती है उसे हम पोस्ट इक्टल फेज़ कहते हैं और ये दौरा पड़ने के कुछ घंटे और कुछ दिन बाद तक जारी रह सकती है। और इसके सिम्टम्स में ये होता है कि जो पेशेंट है वो बहुत थकावट महसूस करता है, इरिटेबिलिटी महसूस करता है, उसको उल्टियाँ आती हैं या फिर वो कन्फ्यूजन महसूस करता है और इसके अलावा उसको अपना बैलेंस मेंटेन करने में भी मुश्किल का सामना होता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जिसको डिस्कस करना यहाँ ज़रूरी है वो है स्टेटस एपिलेप्टिकस। जब भी दौरा 30 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू रहता है और या फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर 2 दौरे इकट्ठे पड़ें और उनके दरमियान इतना गैप ना हो कि पेशेंट रिकवर कर सके, तो इन दोनों सूरत हाल में हम इसको नाम देते हैं कि ये स्टेटस एपिलेप्टिकस है। और स्टेटस एपिलेप्टिकस एक मेडिकल इमरजेंसी की सूरत हाल बन जाती है। अब हम बात करेंगे एपिलेप्सी की क्लासिफिकेशन की। एपिलेप्सी में
3 तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है, पार्शियल, जनरलाइज्ड और अनक्लासिफाइड। अगर हम बात करें पार्शियल एपिलेप्सी की, तो दरअसल पार्शियल सीजर जो हैं वो ब्रेन के थोड़े छोटे से एरिया से प्रोड्यूस होते हैं और इसके अंदर फर्दर आ जाते हैं सिंपल या सिंपल मोटर या कॉम्प्लेक्स और पार्शियल या फिर पार्शियल जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर भी इसके अंदर ही शुमार होते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी किस्म है जनरलाइज सीजर। जो जनरलाइज सीजर हैं वो पूरे ब्रेन की तरफ से प्रोड्यूस होते हैं और इसमें भी आगे टोनिक, क्लोनिक और एटोनिक, जो कि एक फर्दर बहुत ज़्यादा डिटेल है। और रिसर्चेस से ये बात प्रूव हुई है कि एपिलेप्सी के सारी टाइप में से जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है वो जनरलाइज सीजर की है। तकरीबन 77% जो है वो जनरलाइज सीजर लोगों को होते हैं। और अगर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो एपिलेप्सी ज़्यादातर अर्बन एरिया के लोगों में पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। अब हम बात करेंगे एटियोलॉजी की कि एपिलेप्सी की एटियोलॉजी क्या है। उसको हम डिफरेंट जो हमारे डेवलपमेंटल पीरियड्स हैं उनसे लिंक करके डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि इन्फेंसी में एपिलेप्सी क्यों होती है, तो उसके मुख्तलिफ कॉजेज़ ये हो सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इशू आया हो या फिर डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को कोई इंजरी हो गई हो, उसकी वजह से भी उसको इन्फेंसी के दौरान एपिलेप्सी हो सकती है। या फिर कोई भी पैदाइश के वक्त मेटाबॉलिज्म का एरर भी आ सकता है जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो। और इसके अलावा बच्चे में कोई भी फिज़िकल डिफेक्ट आ जाए उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि चाइल्डहुड में बच्चे को जो है वो एपिलेप्सी वो क्यों होती है, तो उसके कोई जेनेटिक सिंड्रोम भी हो सकता है बच्चे को, या फिर उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और अब हम बात करेंगे कि एडोलेसेंस पीरियड में अगर किसी को एपिलेप्सी हो रही है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। उसमें आ सकता है कोई हेड ट्रॉमा हो गया हो, कोई इंजरी हो गई हो, कोई चोट लग गई हो, या फिर ड्रग इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी एपिलेप्सी होती है। इसके अलावा अगर ब्रेन इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी एपिलेप्सी की वजह बनता है। अब हम बात करेंगे कि एडल्ट फेज़ में अगर आपको एपिलेप्सी होती है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर पेशेंट को स्ट्रोक हो या फिर कोई ब्रेन ट्यूमर हो या फिर न्यूरोडिजेनरेशन, यानी कि अगर कोई भी न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाए तो उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी होती है। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आ सकती हैं कि आपकी नींद नहीं पूरी हो रही, स्लीप डेप्रिवेशन, कोई भी आपका हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब है, या आपको स्ट्रेस है, या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, या फिर कोई हेड इंजरी हो गई है, कोई चोट लग गई है, या आपका एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से ब्रेन पे इंजरी आ गई है, उसकी वजह से भी एपिलेप्सी का ये ट्रिगरिंग फैक्टर बन सकता है। एपिलेप्सी के डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस देने से पहले हम सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो इसकी हिस्ट्री है। हम बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं और ये चीज़ श्योर करते हैं कि कोई भी हिस्ट्री के अंदर गैप ना रह जाए। इसके अलावा हम EEG, CT स्कैन्स, MRI स्कैन्स और ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स की बेस पर डायग्नोसिस देते हैं। अगर हम बात करें एपिलेप्सी के डिफरेंशियल डायग्नोसिस का, तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, साइकोजेनिक स्पेल्स और फिजियोलॉजिकल। अगर हम साइकोजेनिक स्पेल्स का देखें तो उसके अंदर आ जाते हैं पैनिक अटैक्स या फिर कन्वर्जन या एक्यूट साइकोसिस। और फिजियोलॉजिकल स्पेल्स में आ जाता है कि किसी भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से अगर दौरा पड़ा हो, या फिर आपका जो माइग्रेन है, सीवियर माइग्रेन, जिसको कन्फ्यूजनल माइग्रेन की वजह से हुआ हो, या फिर स्लीप डिसऑर्डर्स इसमें आ जाते हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट की। तो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर सबसे पहले तो आ जाती हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। इसके अलावा सर्जरी का ऑप्शन होता है और इसके अलावा जो अदर साइकोलॉजिकल ऑप्शंस हैं उनको भी हम कंसीडर करते हैं। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल होता है कीटोजेनिक डाइट का, क्योंकि काफ़ी सारी रिसर्चेस ने ये बात साबित की है कि कीटोसिस का एंटी सीजर इफ़ेक्ट जो होता है पेशेंट्स पर होता है। इसकी वजह से कीटोजेनिक डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा सर्जरी का ऑप्शन भी कंसीडर किया जाता है, जिसके अंदर EEG, MRI, PET और इस साइकोसोशल वैल्यूएशन की डिटेल ली जाती है। इसके अलावा CBC काउंट और ये सब कुछ करके फिर सर्जरी के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम काउंसलिंग का ऑप्शन बहुत यूज़फुल कंसीडर करते हैं। पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है और उसकी फैमिली की काउंसलिंग भी की जाती है। पेशेंट को बताया जाता है कि उसकी डिज़ीज़ की नौइयत क्या है, इसका डायग्नोसिस किस तरह दिया गया। इसके अलावा इसको ये भी बताया जाता है कि उसको इसके लिए दवाई की ज़रूरत है, और ये बात बतानी बहुत अहम होती है कि दवाई के साथ वो ठीक हो जाए। और इस बारे में भी पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है कि वो ट्रीटमेंट को छोड़े ना, और जो भी उसके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स साइकोलॉजिस्ट को नज़र आ रहे होते हैं उनके बारे में भी काउंसलिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट के लाइफस्टाइल में
कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं एपिलेप्सी को, तो उनके बारे में बताया जाता है कि वो पूरी नींद ले, या फिर अगर उसकी कोई जॉब ऐसी है जो मुश्किल है तो आसान जॉब करे, अल्कोहल और स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल ना करे। अगर उसकी स्ट्रेसफुल रूटीन है तो वो उसके लिए, उसको कम करने के लिए स्ट्रेस को जो है एक्सरसाइज करे, योगा करे, मेडिटेशन करे। डाइट जो है वो एडिक्वेट ले, हाई प्रोटीन डाइट ले, लो कार्ब डाइट ले, विटामिन डी और बी जिस डाइट में रिच हो वो डाइट यूज़ करे, सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करे और सोशल आइसोलेशन को अवॉइड करे और अपने सोशल सर्कल्स में, सपोर्ट ग्रुप्स में जाए।